फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक विषय में आपको जो है 80 अंक का पेपर होगा और जो बाकी के जो 20 अंक है आपको इस प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट वर्क का विभाजन किया गया है। देखिए, आपको अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा में आपको प्रोजेक्ट लिखना है, उसका आपको 5 अंक मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको प्रोजेक्ट लिखना है, उसके भी 5 अंक मिलेंगे। और वार्षिक परीक्षा में आपको एक प्रोजेक्ट लिखना है, उसके भी यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे। तो छात्रों, आपको पता होगा ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये जो ब्लू प्रिंट में आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क मिला है, ये त्रैमासिक परीक्षा के बीच में जारी किया गया था। तो देखिए, त्रैमासिक परीक्षा के बाद में है जो है ये स्कूल में चालू हो जाएगा। तो देखिए, आपको इसे जो है घर से लिखकर जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है आपको जमा करना है। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसके आपको जो है आंसर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए छात्रों, ये सभी आपको जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए गए। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आप इसका जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको अभी वीडियो में जो है आगे बता दूंगा। तो देखिए छात्रों, जो आपके जो स्कूल के टीचर है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल के, आपको कोई भी 3 प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर देंगे, और आपको 3 प्रोजेक्ट कार्य को जो है अपने उसमें नोटबुक में यहाँ पर लिखकर जो है जमा करना है। आपको अपने टीचर के अनुसार जो है यहाँ पर काम करना है। चलिए अब हम वीडियो को नेक्स्ट तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको सभी ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार से तैयार करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले यहाँ पर जो है हिंदी का प्रोजेक्ट कार्य का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए आपको एक कहानी लिखना चाहिए। मतलब कि दूसरों के पास जितनी भी क्षमता है, भला ही कम क्षमता भी हो, लेकिन हम उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। तो देखिए, इसको उत्तर हम देखते हैं। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था, है ना। उदाहरण के तौर पर हमें आप लिख रहा है कि एक कक्षा में राजीव नाम का जो लड़का था, वह जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था कि किसी दुर्घटना के स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका जो है मजाक उड़ाने लगते थे। हम यहाँ पर जो है समझते चल रहा था कि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए, उसकी आत्म घायल हो जाती थी। परंतु राजीव किसी से कुछ ना कहता, बल बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता, और ना ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत न करता। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक यानी कि प्रथम अंक लाया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफों के फूल बांधते रहे थे। उसका शरीर की क्षमता का उपहास उड़ाने वालों को राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ है। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपूर्ण नहीं है। कोई किसी ना किसी में कोई भी क्षमता यहाँ पर होती है, कोई विशिष्ट टैलेंट यहाँ पर होता है। हमें उन लोगों की उनकी शारीरिक क्षमता से ही नहीं बल्कि प्रतिभा से भी हमें आंकना चाहिए, है ना। देखिए, शरीर तो सबका एक समान होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। लेकिन जो आजकल के जो आदमी लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, वे उन्हें शारीरिक क्षमताओं के आधार पर नापते हैं। जैसे कि तुम तो गोरे हो, तुम काले हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, जबकि हमें उन्हें जो असली प्रतिभा है हमें उसके द्वारा जो है उन्हें आंकना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको दिया है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, आप इसका जो उत्तर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन आपको जो है एक बार पढ़ने पर समझ में आ जाएंगे। मुझे समझाने की जो है आपको आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको जो है इसका पीडीएफ में आपको कैसे प्राप्त करने में आपको बता दूंगा। प्रश्न 3 आपको दिया है, अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाया है, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। तो देखिए, जो है यहाँ पर हमने एक मॉडल आंसर आपके लिए तैयार किया है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और अपने उत्तर को यहाँ पर जो है लिख लीजिए। अब प्रश्न 4 में यहाँ पर दिया है, विभिन्न ऋतुओं के बहुत सुंदर शब्द चित्र होते हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रहित कर
एक जो है आपको एल्बम तैयार यहाँ पर जो है करना है। तो देखिए छात्रों, ये आप स्वयं यहाँ पर कर सकते हैं। आपको मतलब कि देखिए इंटरनेट से या फिर कहीं भी मिल जाएंगे, तो आपको जो है उनके चित्र बना लेना है, या फिर जो आप दुकान से भी खरीद कर ला सकते हैं चित्र को, और उन्हें जो आपकी फाइल में यहाँ पर कर देना है और सबमिट आपको कर देना है। प्रश्न 5 हमें यहाँ पर दिया है, अपनी दादी नानी और माँ से बातचीत कीजिए और उस समय की स्थितियों का पता लगाइए और अपनी स्थितियों से तुलना करते हुए निबंध लिखिए। चाहे तो उसके साथ जो है आपको चित्र भी चिपका सकते हैं। तो देखिए मतलब कि आपके दादी नानी की स्थिति जो है उस समय कैसी थी, किस प्रकार से जो है शिक्षा का साधन हुआ करते थे, और आप जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो क्या उससे सही थे या फिर उससे बेकार थे। तो देखिए इसको उत्तर हम देखते हैं, मैंने अपनी नानी से सुन रखा था कि उन्होंने मात्र 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। जब हमें वह पढ़ते ही देखती थी तब उन्हें अफसोस होता था कि वे मात्र इतना ही क्यों पढ़ पाई। इसका कारण वे उस जमाने में स्त्री शिक्षा के प्रति परिवार और समाज के नकारात्मक रवैये को बताती है। वास्तव में तब जमींदारी के ज़माने में मेरे नानी के घर में पैसों की कमी नहीं थी। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी नानी दादी के बारे में आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए मॉडल आंसर यहाँ पर तैयार किया है। क्योंकि स्टेट की सालाना आय जो है 64,000 रुपये थी, तब के ज़माने में काफ़ी बड़ी राशि मानी जाती थी। नानी के आगे नहीं बढ़ पाने के वास्तविक कारणों में उस जमाने के बड़े बुजुर्गों की रूढ़िवादी सोच का ही नाम लिया जा सकता है। आज मेरे या मेरी एक पीढ़ी आगे के बच्चे के समय रूढ़िवादी सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज आर्थिक रूप से सबल लोगों की क्या कहे, कम संपन्न लोग भी अपने बच्चों विशेषकर बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। निर्धन लोग अपना पेट काट कर यानी स्वयं भूखा रहकर भी अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। आज समय बिल्कुल बदल गया है, लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। वे समझने लगे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ही हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए यथोचित उपाय कर सकते हैं। शिक्षित होने पर कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता है, हमारी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। अच्छी शिक्षा प्राप्त होने पर हमारी कोई आंखें बंद होने पर भी हमारी पोटली गायब नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षित होने पर हमारी अक्ल की आंखें हमेशा खुली रहती है। अब देखिए प्रश्न 6वां में यहाँ पर दिया है, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी है, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस प्रकार का प्रावधान किए जाए, अपने सुझाव लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक पत्र लिखना है कि जो भी शारीरिक क्षमता से अपंग है उनके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए इसको उत्तर हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग है ना भागलपुर, आप अपनी सिटी का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। विषय विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के हेतु सुव्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन पूर्व निवेदन है कि मेरे विद्यालय संत टेरेसा स्कूल भागलपुर, आप अपने विद्यालय का नाम लिख देना, में ऐसे कई छात्र पढ़ते जिनमें पढ़ने की दृढ़ लगन है, पर वे दिव्यांग यानी पैरों से काफ़ी हद तक लाचार है। वे सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही शारीरिक मेहनत कर रोज विद्यालय आते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि विद्यालय आने पर भी उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही समझा जाता है और उनकी राह को आसान बनाने के लिए स्कूल प्रशासन के पास संसाधनों का अभाव है। अतः श्रीमान जी से सादा प्रार्थना है कि इन छात्रों के लिए उचित संसाधनों जैसे व्हील चेयर, उचित शौचालय व्यवस्था के साथ इनकी पढ़ाई की निचले तल पर व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है कि ये अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा सके। आशा है आप इन विद्यार्थियों की तरफ से मेरी प्रार्थना सुनेंगे। धन्यवाद भवदीय मयंक शेखरन। आप अपना नाम लिख देना, अपनी कक्षा का, और आप अपने स्कूल का नाम जो है यहाँ पर लिख देना। तो छात्रों, ये था आपका भाग 1। अगले भाग में हम प्रश्न 7 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।